हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्विक ब्रिक बंसी में आपका स्वागत है। और अब मैं आपके सामने क्लास 12th की समकालीन विश्व की राजनीति अध्याय दो ध्रुवता का अंत पढ़ाने वाला हूँ विद नोट्स। यानी आपको इसी वीडियो में आपको नोट्स मिलेंगे और इसीलिए आप जल्दी से फटाफट से हाथ नहा धो के हाथ पाथ धो के खाना पीना खा के एक जगह बैठ जाइए और पेन कॉपी आप अपने हाथ में ले लीजिए और विद नोट्स मैं आपको समझाऊंगा और आप उन नोट्स को उतारिए और आपको याद करके ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और मैं आपको पूरी तरीक़ा से इसको बताने की कोशिश करूँगा। इसीलिए दोस्तों आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है अभी, क्योंकि मैंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है। अभी मुझ पर कोई कमी हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि दोनों किताबें का सिलेबस पूरा कराऊंगा, विद नोट्स कराऊंगा। जो मैंने ये वाली वीडियो वाली बना रहा हूँ, दो ध्रुवता का अंत सोवियत प्रणाली, इसमें मैंने अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं और आपको मैं अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स के द्वारा पूरी सिलेबस को कवर करूंगा। इसीलिए आप मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। चलिए आपका समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। क्या होता है दो ध्रुवता का अंत, यानी दो ध्रुवता का अंत कैसे हुआ। यानी दो जो शक्तियां थी आपस में लड़ रही थी, उसमें जो होड़ हो रही थी, यानी दो ध्रुवता का अंत कैसे हुआ। शीत युद्ध के काल में, यानी जब शीत युद्ध कोल्ड वॉर जो चल रहा था, देखो एक मैं आपको यहाँ निष्कर्ष बता देता हूँ। ये कोल्ड वॉर था क्या, यानी शीत युद्ध ऐसा क्या था, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। वीडियो चाहे थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, मगर आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। यानी शीत युद्ध जो था, देखो पूरी दुनिया में इस दो महाशक्तियों में ये युद्ध हो रहा था। एक कौन थी, अमेरिका, और एक कौन था, सोवियत संघ। यानी दोनों महाशक्तियां थीं और दोनों महाशक्तियां अपने आप को महाशक्तिशाली घोषित करने में लगी हुई थी। और यह एक ऐसा युद्ध था, यानी लंबे समय तक युद्ध चला था और बहुत सालों तक चला था। और आपको बता दूं कि इस युद्ध में अनेक सैनिक मरे, आम जनता मरी, बहुत मरे, मगर इन दो देशों की एक भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई। और यह देश ने, जिन दोनों देशों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था और युद्ध हुआ था। भाई ऐसा कैसा युद्ध, जब दोनों देशों की जो वो सेना ही नहीं मरी, तो भाई ये सेना नहीं मरी थी इन दोनों की, और पूरे देश में हाहाकार मचा दी थी इन दोनों देशों ने, और बहुत बड़ी समस्या विकट आ गई थी कोल्ड वॉर में। और दोनों शक्तियों में मार टकराव हो रहा था। अगर कोई, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, यानी ये कोल्ड वॉर में जो दोनों जो शक्तियां लड़ रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के देश के जो सैनिक थे क्यों नहीं मरी। ये आज तक रिकॉर्ड है विश्व में। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो ये दोनों शक्तियां आमने सामने कभी नहीं आई और आमने सामने कभी भी इन्होंने युद्ध नहीं किया। फिर भाई मैंने आपको बताया कि इन दोनों में युद्ध चल रहा था। हाँ भाई, इनमें युद्ध चल रहा था, मगर ये कभी भी अपने आमने सामने कभी नहीं आई। और यह अपने जो पड़ोसी जो देश होते थे उनको जो गुलाम बना के रखा था इन्होंने, इनको अपने कुछ रियायत दे के, कुछ जैसे हम आज के समय पे दलाली देते हैं ना, रिश्वत देते हैं, उसके माध्यम से अपना काम चलवाते हैं, ऐसे ही ये कुछ देशों को अपनी दलाली या रिश्वत देके उन देशों में आपस में फूट डालते थे और उस देश को उस देश के खिलाफ करते थे। और ऐसा था कोल्ड वॉर। अगर कोई देश, जैसे कि कोई देश है, अगर वो सोवियत संघ में जाने की चाह रहा है तो वो इसको कौन धो देता था, अमेरिका धो देता था। और कोई देश अमेरिका में जाना चाहता है तो उसको कौन धो देता था, सोवियत संघ। अब बेचारे देश बड़े परेशान, भाई अब जाएं तो जाएं कहाँ। यानी पहली दुनिया हमको इधर से मार रही है, दूसरी दुनिया उधर से मार रही है। यानी पहली दुनिया किसको कहा जाता था, अमेरिका वालों को।
जो अमेरिका के गुट में आते थे। और दूसरी दुनिया किसको कहा जाता था? सोवियत संघ को। भाई अगर दूसरी दुनिया में जाएंगे तो पहली दुनिया वाले मार देंगे, अब पहली दुनिया में जाएंगे तो दूसरी दुनिया वाले मार देंगे। और भाई ऐसे ऐसे करते हुए लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या, लाखों, करोड़ों तो नहीं, लाख, 2 लाख या 3 लाख इतने लोगों की जान गई। और इन दोनों की एक भी सेना को बाल बाका नहीं हुआ था। और इन दोनों देशों की वजह से पूरे विश्व को बहुत बड़ा खामियाबा झेलना पड़ा था। ऐसा था कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। शीतकाल 1961 में बनी बर्लिन की दीवार, जो एक बर्लिन में एक दीवार बनी थी 1961 में। बर्लिन कहाँ पर है? जर्मन में। और पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी, यानी पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन, यानी दोनों क्षेत्रों को ये बांटती थी। यह दीवार पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व में विभाजन का प्रतीक थी। ये क्या था? यानी पूंजीवाद, पूंजीवादी कौन था? अमेरिका। और साम्यवाद कौन था? सोवियत संघ। यानी दोनों देशों के लिए एक बीच की जो रेखा थी। और विभाजन, यानी विभाजन माने इनका प्रतीक थी, यानी इन दोनों को बांटती थी आपस में। इस विभाजन के पश्चाताप पूर्व जर्मन सोवियत संघ के वारसा गुट में था। यानी जो पूर्वी, जो बर्लिन जो वाला क्षेत्र था, जो वाला ये किसमें था? इसमें था, सोवियत संघ में। और पश्चिम जर्मन संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में जाए। पश्चिमी जो बर्लिन की जो दीवार थी वो किसमें थी? वो अमेरिका के गुट में शामिल थी। लेकिन वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को क्या गिरा दिया गया? आम जनता के द्वारा 1989 में। और बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया, जिसके बाद शीत युद्ध उत्पन्न या दो ध्रुवता का अंत हो गया। यानी दो ध्रुवता का अंत कब हुआ? जब बर्लिन की दीवार आम जनता द्वारा गिरा दी गई और दोनों गुटों को आपस में छोड़कर यानी एक गुट में शामिल हो गया। कौन? जर्मनी। और ऐसे करके दो ध्रुवता का अंत हो गया। अब सोवियत प्रणाली क्या है? अब सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। जो सोवियत संघ था उसकी प्रणाली क्या थी, क्योंकि अमेरिका वाला हमें इसमें पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि अमेरिका वाला वर्चस्व क्या है? तीसरा, वो चौथा वो है, यानी सॉरी तीसरा चैप्टर है, उसके बारे में उसमें दिया गया है। इसीलिए इसमें तो सोवियत जो संघ था वो क्या हुआ, उसका विघटन क्यों हुआ, बिखर क्यों गया, टूट कैसे गया। यानी सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत प्रणाली से अभिप्राय है कि समाजवाद और समता मूलक समाज के आदर्शों के आधार साम्यवादी शासन प्रणाली से है। यानी क्या है? ये जो सोवियत प्रणाली है वो समाजवाद और समता पूर्वक समाज के आदर्श पर बनी हुई है। इस प्रणाली को वर्ष 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति, एक रूस में क्या हुई थी? एक क्रांति हुई थी। कौन? कब? 1917 में। और यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई। जो क्रांति हुई थी समाजवादी क्रांति, ये किसके विरोध में हुई थी? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में। और जिसके प्रणेता, जो इसके नेता थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन थे? रूस में वॉलिस कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, ये जो पार्टी है यहाँ पर वॉलिस कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? व्लादिमीर लेनिन थे। यानी इसकी जो संस्थापक थे, जो साम्यवादी का, जो समाजवादी के जो संस्थापक थे, कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। फिर क्या है भाई? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चाताप सोवियत संघ का उदय एक महाशक्ति के रूप में हुआ था। यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या था कि जो सोवियत संघ था ना, एक बड़ी महाशक्ति के रूप में बहुत बड़ा उभर के आया। और तत्कालीन समय में अमेरिका के अतिरिक्त सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व में अधिक विकसित थी। यानी अमेरिका के बराबरी विकसित क्या थी? सोवियत संघ की क्या थी? अर्थव्यवस्था विकसित थी, बहुत ऊंचाई पर थी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई। यानी क्या? समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी और इसके व्लादिमीर लेनिन क्या थे? नेतृत्व संस्थापक थे। इनके क्रांति के परिणाम स्वरूप ही समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व यूरोप के देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया। यानी विश्व युद्ध के बाद
यूरोप के देशों की जो राजनीति थी, जो वहाँ पर राजनीति, जो वहाँ पर शासन जो वगैरह चलता था, उसकी सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक जो समाज में जो भी रीति रिवाजें चलती थी, कानून वगैरह चलता था, उसको समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया और देशों के इस समूह को दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट के देश कहा जाने लगा। यानी दूसरी दुनिया किसे कहा जाने लगा? सोवियत संघ को। इस समूह का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। यानी इस पूरे समाजवाद, जो पूरी समाजवादी का इस समूह का जो नेता था, कौन था? सोवियत गणराज्य। अब भाई सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी? भाई सोवियत प्रणाली की अनेक विशेषता भी थी और उसमें दोष भी थी। भाई कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर ही निकल आएगी। ऐसा ही क्या था ये इसमें थी जो सोवियत प्रणाली थी, इसमें कुछ विशेषताएं थी। अब विशेषताओं की इसकी विशेषता पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले भाई हमें अच्छाई जरूर पढ़नी चाहिए, बुराई हम बाद में पढ़े ही लेंगे भाई। क्योंकि दुनिया क्या है, ये दुनिया बड़ी बेकार है भाई। इसमें सबसे पहले आपकी कमियों को देखा जाता है, कोई अच्छाई को कोई नहीं देखता। इसीलिए हम मगर क्या है, पहले अच्छाइयों को देखते हैं। एक दल का प्रभुत्व, इस प्रणाली में एकमात्र राजनीतिक दल कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी अस्तित्व में था और इसके विपक्ष में किसी अन्य दल के लिए कोई स्थान नहीं था। यानी जो सोवियत प्रणाली की ये एक विशेषता थी क्या, इसमें एक ही दल था, एक ही चुनाव लड़ता था, इसके विपक्ष में कोई नहीं था। और यह कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। यानी इसको साम्यवादी भी कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। भाई योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी किसकी? सोवियत प्रणाली की। सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के पूर्ण नियंत्रण में भी थी। यानी जो सोवियत प्रणाली की जो अर्थव्यवस्था थी, योजनाओं के द्वारा चलाई जाती थी और राज्य वहाँ पर जो बनाए गए थे, उस पर पूर्ण नियंत्रण रहता था। किसका? संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण किसका रहता था? राज्यों का। और राज्य को यह पूर्ण अधिकार था कि वह अपने स्वविवेक से राज्य को आर्थिक विकास के लिए योजनाएं और नीतियां बनाए। यानी पूरा अधिकार किसको था? राज्य को था कि आप भाई अच्छी अच्छी नीतियां लाएं और अपने राज्य में कल्याण करें और विकास करें। यानी पूरी जिम्मेदारी किस पर थी? राज्य पर थी। अब तीसरा पॉइंट क्या है भाई? विकसित संचार और परिवहन प्रणाली। भाई देखो कितना विकसित है, अरे भाई वाह क्या बात है, मौज कर दी। सोवियत प्रणाली की विशेषता में प्रमुख विशेषता संचार प्रणाली और सुव्यवस्था होना था। यानी इसमें क्या था? संचार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और परिवहन, जिसके कारण दूर के क्षेत्र को एक दूर से जुड़े हुए थे। यहाँ पर क्या थे? परिवहन के, यातायात के बहुत अच्छे साधन थे। यानी एक जगह से दूसरी जगह माल लाने और आ जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। संचार माध्यम अच्छा था। यानी एक तरीका से क्या थी, इसकी बहुत बड़ी ये विशेषता थी। विशाल ऊर्जा संसाधन। भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी देश को ऊपर पहुंचाने के लिए, और जो चीज़ इसमें थी इसीलिए ये महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन था। क्या बात है, क्या था इस पर? विशाल ऊर्जा संसाधन। भाई अब देख लो, ऊर्जा इस पर है तो ये कुछ भी उद्योग लगा सकता है, कोई भी इंडस्ट्रीज लगा सकता है, जिसके माध्यम से क्या है, ये अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा कर सकता है और क्या, अपनी जनता के लिए कल्याणकारी नीति ला सकता है। और उसके लिए बाल क्षेत्र में विकास करना, अच्छी अच्छी योजनाएं लाना, अन्य कार्य। और क्या था भाई, यहाँ खनिज तेल देख लो, खनिज तेल भी है और लोहा भी है, इस्पात भी है और मशीनरी का अपार भंडार है। यहाँ पर क्या है, मशीनों से बहुत काम होता है, तेल भी बहुत है। यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ पर ना हो। इसीलिए ये सब चीज़ को देखते हुए क्या है, इसकी विशेषताएं थी ये। अब क्या है भाई, विकसित घरेलू उद्योग। यहाँ पर भाई उद्योग भी बहुत अच्छे होते थे, घर में जो भी कार्य होते थे, घर में सब कुछ बनता था। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग अत्यधिक विकसित था, जिसके अंतर्गत एक छोटी पेन से लेकर कार आदि का उत्पन्न होता था। क्या बात है भाई, तो इतना विकसित देश होकर भी ये टूटा क्यों, हमें सोचने की बात है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जहाँ बनती ना हो। सुई से लेके, चम्मच से लेके, धागे से लेके, पिन से लेके, कार से लेके, मोटरसाइकिल से लेके कार, यानी
हर चीज वहां पर बनते हुए भी इस सभ्यता को नष्ट कर दिया गया, यानी इसका विघटन हो गया, देश का विघटन हो गया। फिर क्या था भाई, इस यानी विकसित घरेलू उद्योग था, बहुत बढ़िया बात। संपूर्ण रोजगार एवं राज्य का नियंत्रण, भाई संपूर्ण रोजगार था, यहाँ पर हर नागरिक को क्या था, रोजगार उपलब्ध था। साम्यवादी सरकार की स्थापना के पश्चाताप, जो साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई इसके बाद ही समाजवादी सोवियत गणराज्य में पूर्ण रोजगार की स्थिति थी, यानी कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था, क्योंकि यहाँ के संसाधनों पर, पूरी खेती वगैरह पर किसका अधिकार था, राज्य का, और राज्य इन पर कार्य कराता था और इसको वेतन देता था। और ये एक बहुत बड़ी बेकार भी थी, क्योंकि जो कोई 10 जने काम कर रहे हैं और ज़रूरत वहाँ पर 5 जने की है, तो 5 को बेफालतू क्या मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। भाई वेतन मिल रहा है तो वो 5 तो हरम्मा है, आगे अगर कोई भविष्य में अगर कोई आपदा पड़ी तो वो 5 क्या है, निठल्ले हो जाएंगे और वो कार्य करने लायक उनकी देह नहीं रहेगी और आगे जाके वो भूखे ही मरेंगे। और ऐसा ही हुआ था। मगर हम तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, कमी नहीं पढ़ रही। इसीलिए इसमें क्या था, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था थी, सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त था। राज्य की भूमि एवं अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था, यानी सब चीज पर किसका नियंत्रण था, राज्य सरकार यानी गवर्नमेंट का ही पूरा अधिकार था। अब भाई ये तो हमने पढ़ ली, बाकी भाई अच्छाई, यानी उसमें क्या क्या अच्छाई थी, क्या क्या गुण थे अच्छे अच्छी, वो पढ़ लिए। अब इसकी क्या थी भाई, कमी भी होंगी। भाई कोई भी आदमी हो, जब उसमें आज के समय पे 2 तरह के इंसान होते हैं, एक तो क्या होता है काले दिल वाला, यानी वो काला अपने जहर सा अपने शरीर में रखता है और दिखता कैसा है भाई, बड़ा भोला इंसान है यार, बड़ा ज़्यादा कंजूस नहीं होगा ना, ज़्यादा भीतर से बेकार होगा। मगर जब सच्चाई पता चलती है ना, जो शांत बैठता है वो ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, खूंखार होता है। ऐसे ही इसमें क्या है, दोष भी हैं भाई। सोवियत प्रणाली के दोष, सोवियत प्रणाली में अनेक विशेषताएं थी। भाई विशेषताएं तो बहुत थी, यहाँ की बहुत बहुत बड़ी विशेषताएं पढ़ी हैं हमने। कार से लेके पेन से लेके सब चीज़ बनती थी, संपूर्ण रोजगार था, सब कुछ था, संचार प्रणाली बढ़िया थी, यातायात के साधन बढ़िया थे। फिर भी क्या हुआ, इसमें दोष क्या थे, फिर कमियां क्या थी जिन्हें द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। फिर पहला हमने क्या, नौकरशाही का प्रभाव। जैसे जैसे सोवियत प्रणाली साम्यवादी शासन बढ़ता गया, जैसे जैसे क्या, नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही व्यापक था, जिसके कारण यह प्रणाली धीरे धीरे समाजवादी से सत्तावादी में परिवर्तित होने लग गई। पहले क्या था, ये समाज के लिए कार्य करती थी, सभी के लिए अच्छी अच्छी नीतियां लाती थी, सभी के लिए संपूर्ण रोजगार था, घरेलू उद्योग बढ़िया था, घरेलू उद्योग बढ़िया था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ के जो नेता थे वो क्या करने, उनको लालच आ गया और वह नौकरशाही के द्वारा अपनी सत्ता, जैसे समाजवादी सत्ता को क्या करने लग गए, सत्ता में परिवर्तन करने लग गए, यानी अपने स्वार्थ के लिए उनका प्रयोग करने लग गए। फिर क्या हुआ भाई, लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। फिर क्या था, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश, अंकुश माने रुकावट, उन पर कोई ना सुनवाई करना, ना कोई जो जन एक तरीका से क्या था, उसको फ्लॉप कर दिया गया था। लोग बहुत परेशान थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। क्या था इसमें, सोवियत प्रणाली में नौकरशाही के बढ़ते हस्तक्षेप से नागरिकों की अव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। यानी जो नौकरशाही, जो भी यहाँ के नौकर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या है, नौकर कौन होते हैं, जैसे IAS IPS जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ये नौकरशाही, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे होते हैं और ये माइंड से बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, माइंड से ही ये इतना पैसा कमा लेते हैं कि कोई नहीं कमा सकता। क्योंकि नेता तो क्या होते हैं, गंवार होते हैं, पढ़ा लिखा तो कोई नेता होता नहीं है। और उनको कार्य कौन करता है पूरा, इनका PA सेक्रेटरी, और ये कौन होते हैं, वो IAS IPS जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। फिर क्या था, इनका हस्तक्षेप करने लग गए और ये कहने लग गए, भाई तुम कर क्या करे, नेताओं को ये भड़काने लग गए। क्या कहने लग गए, अरे तुम ऐसा क्यों ला रहे हो भाई, अपने लिए भी तो देखो, इससे भारत, अब इससे क्या है, सोवियत प्रणाली, यानी सोवियत पर क्या असर, सोवियत गणराज्य पर असर पड़ेगा। यानी आप क्या है, उसको हस्तक्षेप कर रहे थे, अपना अधिकार जता रहे थे, अपना आधित्व जमा रहे थे। कौन, नौकरशाही जो थे, जो वहाँ पर नौकरी करते थे, बड़े बड़े जो अधिकारी थे। लोकतंत्र जैसी आज़ादी नागरिकों को ना मिलने से लोग अपनी
अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में के माध्यम से व्यक्त करने लग गई। अब भाई देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या था, गणराज्य सोवियत गणराज्य में कोई एक पार्टी थी, एक ही पार्टी का बोलबाला था, उसके विपक्ष में कोई लड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो फिर क्या करें आदमी, ना तो कुछ कर सकता है, ना असेंबली में जा सकता है, ना चुनाव लड़ सकता है, फिर क्या कर सकता था। यानी लोकतंत्र क्या था, लोकतंत्र उसकी वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, क्योंकि लोकतंत्र जैसा तो वहाँ पर है ही नहीं था कुछ। तो लोग क्या थे, परेशान हो गए अपनी स्वतंत्रता को लेकर। फिर वो अपनी असहमति यानी वो क्या, असहमति माने वो कुछ नहीं थे, किससे, सोवियत संघ थे। वो अपनी असहमति जता रहे थे क्या, चुटकुलों, कभी कभी चुटकुलों के माध्यम से, कार्टून बनाकर, और क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। फिर क्या था, एक दल का प्रभुत्व, यानी एक ही पार्टी का बोलबाला था वहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, और ये जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। एक और बात क्या था, ये जवाब नहीं देती थी द्वारा कि हम अगर कोई कानून ले आए, अगर जनता पूछे कि आप इस कानून को क्यों लाए हो, तो वो आपको जवाब नहीं देगी, क्योंकि वो जवाबदेही सरकार नहीं है, वो अपने हिसाब से चलती है। और उसको कौन चला रहे हैं, नौकरशाही, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, और कौन, लाऊ खाऊ अधिकारी, जो अपने स्वार्थ के लिए उसमें लग रहे हैं। इससे क्या, जनता परेशान हो गई। रूस का प्रभुत्व, फिर इसका भाई रूस का प्रभुत्व भी इस पर सोवियत गणराज्य का एक दोस्त था। सोवियत संघ की स्थापना 15 गणराज्यों से मिलकर हुई, यानी सोवियत गणराज्य क्या 15 गणराज्य 15 देशों से मिलकर बना था, जिसमें सभी राज्य अपनी अपनी संस्कृति एवं संपदा की सुरक्षा स्वयं कर सकें। यानी क्या थे, ये जो 15 जो गणराज्य थे अपनी संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षा स्वयं कर रहे थे, परंतु साम्यवादी दल ने जनता की इस इच्छा को नकार दिया। यानी सभी देश के जो नेता थे, जो जनता थी, वो क्या कह रही थी, हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा स्वयं करेंगे। मगर इसमें जो साम्यवादी दल के वो जो नेता थे, जो भी, जिसमें कौन था, जो रूस था, वह 15 गणराज्यों में अधिक शक्तिशाली, अपना अलग प्रभुत्व, अपना अधिकार जताता, अपना प्रभुत्व दिखाता था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जनता स्वयं को दमित, स्वयं एवं अपेक्षित अनुभव करती थी। यानी क्या 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 सोचती थी, क्योंकि हम तो भाई दबे कुचले से हैं इस गणराज्य में, हमको तो कोई हमारी कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि जो रूस है उसका क्या है, क्या वो बहुत शक्तिशाली है और वो अपना अधिकार जताता है, और हम पर क्या एक अधिकार सा थोपता है। और क्या था इसमें, समस्या क्या थी, कमजोर प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचा, यानी उस पर क्या था, उसका व्यापार क्या कमजोर हो गया, और उसकी बुनियादी ढांचा, जो अंदरूनी जो ढांचा था उसका, जो घरेलू जो भी उद्योग थे, जो भी उसका जो कार्य होते थे, उसका जो ढांचा था, सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई थी। यानी क्या था, जो पूंजीवादी जो देश था, जो पहली दुनिया थी, उससे क्या था, ये बिछड़ा हुआ था, किसमें, परिवहन संचार में, और क्या था, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत पिछड़ गई थी, यानी पिछड़ा हुआ था। इसका यह एक कारण यह था कि सोवियत संघ ने अपना ध्यान हथियारों पर अधिक केंद्रित कर लिया था, क्योंकि भाई इसको क्या था, बहुत बड़ा शक्तिशाली बनना था। इसके चक्कर में ये क्या हथियारों को बनाने में ही लग रहा था आनंद, जैसे कि भाई रे भाई अब तो बात छोड़ दो, बकलोल ऐसे पीछे पड़ गया कि ये समझ लो जैसे बिल्ली चूहे के पीछे पड़ जाती है, ऐसे ये क्या हथियार को बनाने के लिए पीछे पड़ गया, छोड़ ही नहीं रहा है। जब तक बिल्ली को चूहा हाथ में नहीं आएगा, ऐसे ही सोवियत जो गणराज्य था, जब तक वो पूरी दुनिया में महाशक्तिशाली नहीं बन जाएगा, जब तक वो उसने हथियारों की होड़ ही नहीं छोड़ी। और हथियारों की होड़ ना छोड़ने के कारण ही उसमें बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था, और वह स्वयं को सबसे शक्तिशाली साबित करना चाहता था, क्या हथियार बनाकर और सबकी मदद कर कर। इसके लिए इस वर्ष यानी सोवियत राज्य ने 1789 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। यानी अफगानिस्तान में क्या हस्तक्षेप कर दिया इसने, यानी कह दिया हाँ भाई ए बकलोल हम लड़ेंगे आप में, आओ तो दम है तो लड़ लो हमसे। और उसमें इस अफगानिस्तान में इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। बकलोल यानी वहाँ पर गया ही क्यों, अपनी और ऐसी कम तैसी करवा गया, अपने को और दवा कुचला करवा गया। अगर वहाँ नहीं जाता, हस्तक्षेप नहीं करता,
तो इसकी अर्थव्यवस्था पर इतना असर नहीं पड़ता, मगर इसने क्या हस्तक्षेप कर दिया। हस्तक्षेप करने के बाद इसकी क्या अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों की अपेक्षा अत्यधिक पीछे रहता चला गया। यानी यह पश्चिमी देशों से पीछा रहता चला गया, जिसके कारण उपयोगी वस्तुओं की कमी हो गई। वहाँ की जो उपयोग में जो वस्तुएं लाई जाती थी, जो खान पीन की जो वस्तुएं थी, जो भी सामान था, उसकी कमी हो गई। और 1970 के दशक में अंत में ये व्यवस्था स्थिर हो गई। स्थिर माने रुक गई बुरी तरह से। और उपभोक्ता वस्तुओं का निम्न सत्र था। यानी उपभोक्ताओं की जो वस्तुएं थी, जो उपभोक्ता माने जो वहाँ के लेने वाले जो उपभोक्ता थे, हम तुम बार। सोवियत प्रणाली में उपभोक्ता मशीनरी आदि का व्यापक प्रबंध होने के बाद भी उपभोक्ताओं में पश्चिमी देशों की तुलना में निम्न सत्र की वस्तुएं मिल रही थी। देखो भाई, जो सोवियत गणराज्य में मशीनों से बढ़िया काम होता था, सब कुछ था, यहाँ पर परिवहन संचार बढ़िया था, सभी को रोजगार था, मगर क्या यहाँ पर जब भी मशीनों से बनाई जाती थी सामान, जब भी पश्चिमी देशों की तुलनाएं वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि वो पश्चिमी देशों की थी। इसीलिए यहाँ पर निम्न सत्र की क्या मिल रही थी, वस्तुएं मिल रही थी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या दोष था, इसमें कमी क्या थी, इसका विघटन यानी कारण क्या था। तो इसमें यह क्या था, हथियारों के पीछे पड़ गया था। अगर ये हथियार और जो पूर्व यूरोप था उसकी सहायता करने में लगा हुआ था, यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था को देख नहीं रहा था, बस ये क्या था, दे और दे सभी की मदद कर रहा था। इसके चक्कर में क्या इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और ये पीछे रह गया। इसीलिए आपको मैंने इसमें बताया कि सोवियत प्रणाली क्या है और इसके दोष क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और आपको इसके बारे में अगले वीडियो आपको यानी ये मैंने जो चैप्टर है वो 5 वीडियो या 4 वीडियो में बांटूंगा इसको। इसीलिए ये इस चैप्टर यानी दो द्रव्यता अंत का पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है, ठीक। यानी ये पार्ट 1 है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।